फ़खर, आपकी मैं सबसे पहले राय जानना चाहूँगी, क्या ये फ़ैसला जो कल आया है आपके लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कर सकती थी उसने किया? सारे ऑड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे, सारा सिस्टम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ था, तो ये होना ही था, या आपको लगता है कुछ मुख्तलिफ हो सकता था? शुक्रिया अलीना। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं था, बल्कि तहरीक इंसाफ को नवाजा गया था जो 12 जुलाई का फैसला था। और उसकी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जो जस्टिस याया अफरीदी का उस टाइम डाइसेंटिंग नोट था, उसमें उन्होंने बड़ा एक क्लियर और वाजे एक अपना वो दिया था, जो नुक्ता नज़र था वो बयान किया था। ख़ास तौर के ऊपर मैं एक पॉइंट का इसके ऊपर एम्फेसाइज करना चाहूँगा, जो आर्टिकल 187(1) के तहत, जो कंप्लीट जस्टिस के तहत, देखें पीटीआई तो इस पूरे जो मुद्दा था उसमें फरीक ही नहीं थी। चाहे वो पेशावर हाई कोर्ट में वो पिटीशन गई, उसमें भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी, सुप्रीम कोर्ट में भी जब आई तो उसमें भी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल थी। तो पीटीआई ने तो कोई अपने जो है वो एग्जॉस्ट किए ही नहीं, जो अपनी तरफ से उनकी ऑप्शंस हो सकती थी। पीटीआई को बैठे बिठाए ये सीटें दे दी गई थी उस जो फैसला था उसके तहत। उस पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा था कि ये जो आर्टिकल 187(1) के तहत जो फैसला दिया गया था उस टाइम, जो 8 रुकनी मेजॉरिटी जजेस का, वो एक ओवर रीच ऑफ जुडिशल अथॉरिटी थी। और ये जो इस तरह की जो जुडिशल अथॉरिटी है वो नॉर्मली वो कहते हैं कि एक्सरसाइज तब होती है कि जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हों, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में भी जब आपके साथ वाज़े तौर के ऊपर नाइंसाफ़ी हो रही हो तो उस टाइम ये एक्सरसाइज की जाती है। और जो मौजूदा उस टाइम केस था उसमें ना तो ये फरीक थे और ना ही कोई उसमें वो एक्सेप्शनल जो सर्कमस्टांसेस थे वो रेज हो रहे थे। तो उस बुनियाद के ऊपर ये जो फैसला दिया गया है, ये जब माजी में जब ये पिछले साल फैसला आया था तब भी इस हवाले से मैंने बात की थी कि ये इसका मुतवक्के तौर के ऊपर जब भी रिव्यू होगा तो ये ज़्यादा जो है वो अरसे तक स्टैंड नहीं कर सकता। वही हुआ, गो कि अब इसमें जो बाकी जो जजेस ने इसमें डाइसेंटिंग या जो अपना अलहदा से वो नोट दे रहे हैं, उसमें भी उन्होंने जो इस फैसले के साथ जो है वो कोई ज़्यादा वो नहीं किया, उसमें डाइसेंट नहीं किया, बल्कि उनकी अपनी अपनी कुछ वजूहात और रीजंस जो है वो सेपरेट रिकॉर्ड करेंगे। एक तो ये हो गया कि जो पीटीआई के साथ क्या इनको कोई इंसाफ या ये कुछ मजीद कर सकते थे? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते थे। इवन जो कल भी अगर आप देखें, जो हामिद खान की तरफ से आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे थे और बार बार ये इस हवाले से वो कह रहे थे कि जो रिव्यू के हवाले से जो बेंच है, 13 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया था तो उसको 13 रुकनी ही होना चाहिए था। सेम अगर ना भी हो तो उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो जजमेंट्स का वो दिया। देखें उस पर फिर जजेस ने कहा कि जो प्रेसिडेंट्स होते हैं वो अदलिया खुद ही सेट करती है और इस फैसले के जरिए भी एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। जबकि जो इसकी माजी की भी कुछ एग्जाम, एक मिनट माजरत, बट आपको लगता है ये सही प्रेसिडेंट है? अगर आप कह रहे हैं प्रेसिडेंट भी सेट हुआ तो बेंच से मुताल्लिक बिल्कुल इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि क्यों और कैसे। देखें 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, जो ज़ियाउल हक ने 1979 में एक जब ये पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन किया था, तो इन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1988 में एक इनको चैलेंज किया था और पिटीशन दायर की थी और उस पर 9 रुकनी जजेस थे। उन्होंने ये एक फैसला दिया था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जो बैन था हटा दिया गया था और आर्टिकल 17(2) के तहत ये डिफाइन किया गया था कि कौन कौन लोग जो एक पार्टी के ओहदेदारान के तौर के ऊपर उनको इलेक्ट किया जा सकता है। वो जजमेंट थी, 9 रुकनी जजमेंट थी। उसके बाद 2017 में एक और जजमेंट आती है, वो जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में एक जजमेंट आती है जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ को पार्टी के सदारत के ओहदे से हटाया था। देखिए 1988 में जो जजमेंट दी गई थी वो 9 रुकनी जजेस थे जिन्होंने ये जजमेंट दी थी और उसमें उन्होंने ये क्लियरली बताया था कि कोई पार्टी जो ओहदेदार जो कोई भी आर्टिकल 17(2) के तहत वो अहल हो सकता है। जबकि जस्टिस साकिब निसार ने 2001 वाला जो परवेज मुशर्रफ का पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस था उसको एक जो है वो उसके तहत इन्होंने 2017 में 3 रुकनी बेंच ने वो 88 वाला फैसला उसको नल एंड वॉइड करार देते हुए। ये मेरे लिए हैरानगी की बात यह है कि फ़खर साहब आप साकिब निसार साहब की जजमेंट की प्रेसिडेंस दे रहे हैं और वो नहीं, मैं प्रेसिडेंट नहीं दे रहा अलीना, मैं प्रेसिडेंट नहीं दे रहा। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक 9 रुकनी बेंच का फैसले को 3 रुकनी बेंच ने उस टाइम जो है नल एंड वॉइड करार देते हुए वो कर दिया था। उसके ऊपर भी सर बड़ी रिजर्वेशंस थी, बट कानूनी चले उसमें जाए बगैर मुझे ज़रा इसकी सियासी इम्प्लिकेशंस भी, बिकॉज ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर बड़े सवालात थे, पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके ऊपर उससे ज़्यादा सवाल थे जिसको अब दोबारा से किया गया है। मैं चाहूँगी कोई कानूनी एक्सपर्ट हो और बल्कि तफसीली हमारे पास रीजनिंग आ जाए तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं और आगे जब ये तफसीली जजमेंट आर्ग्यू कर सकते हैं। सर मुझे ज़रा ये थोड़ा सा समझाएं ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इवन, इसके अंदर आपको लगता है कि कुछ कर सकती थी या पूरा सिस्टम उनके खिलाफ था तो वो कुछ नहीं कर सकते थे इस पॉइंट इन टाइम के ऊपर? अलीना, इस पूरे पॉइंट और इस वक्त जो है वो पीटीआई वैसे भी कुछ नहीं कर सकती थी। आगे का जो है मैं समझता हूँ मजीद जो है पीटीआई के लिए फ्यूचर कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा। उसकी मैं आपको एक और रीज़न बताऊँ। जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला दिया गया है कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें 4 महीने के अंदर जो 9 मई के केसेस हैं उनको मुकम्मल करें। उसमें बेशुमार पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस हैं जो कि नॉमिनेट हैं इन 9 मई के मुख्तलिफ जो मुकदमात हैं उसमें। ऑब्वियसली अगर किसी को सज़ा होती है तो वो ऑटोमेटिकली नाअहल हो जाएगा। तो मुझे जो पॉलिटिकल सिनारियो नजर आ रहा है उसमें पीपल्स पार्टी का जो किरदार है, जो मैं एक असेस कर रहा हूं कि पीपल्स पार्टी शायद अगले चंद महीनों में हो सकता है या कुछ उससे ज्यादा लग जाए, पीपल्स पार्टी अपोजिशन पे एक बड़ी जमात के तौर के ऊपर आ सकती है और अपोजिशन लीडर का किरदार भी जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल सकता है। पीटीआई के वैसे ऑलरेडी अब ये मखसूस नशिस्तें भी उन्होंने लूज कर ली हैं और उसके साथ साथ अगर कुछ 9 मई के केसेस में भी कुछ इनके लोग नाअहल हो जाते हैं तो उसके बाद जो किरदार होगा, देखें अपोजिशन लीडर का किरदार बड़ा अहम होता है पार्लिमानी जो अब ये भी समझना बड़ा मुश्किल है कि हुकूमती पोजीशन और इत्तेहादी की पोजीशन एंजॉय करते हुए वो ऑपोजिशन बेंचेस पे भी बैठेंगे। बट मुझे अलाउ कीजिएगा वाली जरूरत एक छोटा सा अगर मैं हुकूमत को अब ये जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है उसके बाद अब वो पीपल्स पार्टी की उस तरह की जरूरत नहीं रहेगी। हुकूमत को पीपल्स पार्टी की अपोजिशन के तौर के ऊपर और ज्यादा जरूरत हो सकती है। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस करते हैं। तो पीटीआई ने जिस तरह से तर्ज अमल अख्तियार किया है वो चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती हो या 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोई वजह भी या टाइमिंग भी, इसके ऊपर भी मैं बात करना चाहती हूँ। मुझे अगर अलाउ करें, पॉलिटिकल सिनेरियो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक किसी के ऊपर बात होनी चाहिए। बट मैं आगे आती हूँ, सेकंड राउंड हमने करना है इसलिए इनिशियल आर्गुमेंट्स अपने छोटे रखते हैं। नजर अब्बास साहब, ये जो फखर ने अभी पॉइंट उठाया आप इससे एग्री करते हैं? क्या पीटीआई कुछ नहीं कर सकती थी? थ्रू पाकिस्तान की सियासत जो है ना वो बड़ी दिलचस्प है जी। अब एक सिनेरियो को इमेजिन कर लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, ना हुकूमत जाती ना ये फैसले आते, और अगर ऐसा होता तो और अभी भी अगर ताल्लुकात बेहतर हो जाते तो यही फैसले आपको बिल्कुल रिवर्स लगते हैं। ये होता रहा है। ये मुस्लिम लीग नून की आप अदालती तारीख उठा लें, पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा लें, मुझे तो कल अगर इनकी बात बन जाती है आप देखिएगा कि कैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं। इस मुल्क में फ़ाइल कभी बंद नहीं होती, सिर्फ फ़ाइल हो जाती है। ये बिल्कुल याद रखें, या आप पूरी पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें, ये माइनस प्लस फार्मूले जो होते हैं ना, एक हुकूमत गई, मार्शल लॉ लगा, मार्शल लॉ का आइन में कहीं जिक्र नहीं है, आपकी आला अदलिया उस मार्शल लॉ को नज़रिया ज़रूरत के तहत दुरुस्त करार दे देती है। आपकी अदलिया किसी एक हुकूमत जाती है 58(2)B के तहत, एक हुकूमत को रिस्टोर नहीं करती, दूसरी हुकूमत को रिस्टोर कर देती है। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में मुझे कभी भी अदालती फ़ैसले जो है जो पॉलिटिकल सियासत के हवाले से आते हैं, मैं देखता हूँ कि इनके उनसे ताल्लुकात कैसे हैं, तो मुझे अदालती फ़ैसले समझ आ जाते हैं। मुझे पता होता है कि अदालती फ़ैसले क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे। ये हमारी बदकिस्मती है। तो इसके जो पॉलिटिकल इम्प्लिकेशन है, क्या अगर फ़र्ज़ करें ताल्लुकात ठीक होते तो क्या वो इलेक्शन सिंबल जो है वो आउट होता? कभी भी नहीं होता, आउट होता, वही होता। ये चीज़ें होती हैं। और ये हिस्टोरिकली देखिए, यहाँ अगर आप देखें ना पीपल्स पार्टी की तारीख उठाए, कौन सा मुकदमा है जो पीपल्स पार्टी पे नहीं कायम हुआ? गद्दारी से लेके, कत्ल से लेके, करप्शन से लेके, बड़ी बड़ी ब्रीफिंग दी जाती थी। फिर क्या हुआ? फिर वो वापस आ गए। मुस्लिम लीग का और तारीख उठा लें आप उससे। इसीलिए हमारी यहाँ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं कि जी मकबूलियत को कबूलियत हासिल होना ज़रूरी है। यानी मकबूलियत की कोई कबूलियत नहीं है, मकबूलियत को कबूलियत हासिल होना ज़रूरी है। इसीलिए पाकिस्तान की पूरी 76 साल की तारीख देख लें, पाकिस्तान में जो भी मकबूल रहनुमा रहा है, जो भी मकबूल जमात रही है, उसकी कबूलियत नहीं हुई और इसी वजह से उसको सफ़र करना पड़ा। आप शेख मुजीब से उठा लें, भुट्टो से उठा लें, नवाज शरीफ उठा लें, इमरान खान उठा लें, अल्ताफ़ हुसैन उठा लें, जब उनके ताल्लुकात ख़राब होते हैं तो उनकी कबूलियत नहीं होती, चाहे मकबूलियत जितनी भी हो। तो मुझे इस फैसले से पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस क्या होंगी? तहरीक इंसाफ शायद माइनस कर दी जाए,
वो नहीं माइनस हो, इमरान खान माइनस हो जाएंगे। तो क्या माइनस करने से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तो फांसी चढ़ा दी, तो क्या भुट्टो माइनस हो गया? 40 साल तक उसके नाम पर लोग वोट देते रहे। ये जो हमारे तरीक़ेकार हैं कि पॉलिटिकल, आप किसी को दीवार से लगा दें और फिर कल जब वो आपकी बात मान जाए तो आप जो है अपने दरवाजे खोल दें, ये तरीक़ेकार को तब्दील करना पड़ेगा। या तो आप हाइब्रिड निज़ाम लेकर आएँ और हाइब्रिड निज़ाम रखें, तो फिर आप आइन और जमहूरियत को एक साइड में रख दें, या फिर जमहूरियत लाएं। ये सब के लिए, ये इमरान खान साहब के लिए भी है, उन्होंने भी अपने दौर में यही किया। अच्छा, एक चीज़ ये ज़रूर बताइएगा, अभी फ़खर ने भी ये बात उठाई और ये एक ग्रेटर डिबेट का हिस्सा है कि कल जिस तरह से पहले 2 जजेस ने, 13 रुकनी बेंच था इनिशियली, 2 जजेस ने पहले ही अपना फैसला दे दिया था, डिसमिस कर दिया पिटिशंस को, कल एक ने रिक्यूज़ कर लिया, उसके बाद 10 रुकनी बेंच हो गया। 13 रुकनी बेंच का फैसला 10 रुकनी बेंच कैसे ओवरटर्न कर सकता है? मैं तो इसकी पॉलिटिक्स को देखता हूँ। देखिए, जुडिशल जितने भी आप बड़े फैसले उठा के देख लें, उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स नजर आएगी। उसमें लीगल माइंड्स नहीं नजर आता मुझे, उसमें पॉलिटिकल माइंड्स नजर आते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर